हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बेसिकली सेकेंड यूनिट का आपका जो टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसा कि नाम ही है डाइजेशन। डाइजेशन हम सभी लोगों को पता है, पाचन क्रिया को डाइजेशन कहा जाता है। यूनिट 2 में दूसरा सिस्टम आपका है डाइजेस्टिव सिस्टम। एक एक करके देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कहाँ से बेसिकली स्टार्ट होता है, क्या इसका फंक्शन होता है। तो जब हम इंट्रोडक्टरी फेज में बात करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है, क्यों ये फंक्शन बॉडी के अंदर होता है, कुछ इस तरह का। ये माउथ से लेके स्टार्ट होता है और एनस रीजन पे आकर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली क्या है, ये खाने को तोड़ने के लिए काम करता है। सबसे पहले खाने को तोड़ के उस खाने के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में अलग अलग सिस्टम्स तक, और उसके बाद जो वेस्टेज है उसको बॉडी से आउट कर देता है। ये पूरा इन वन लाइन ऑल ओवर द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें कि आपका माउथ, सलाइवरी ग्लैंड्स, उसके बाद आपका फूड पाइप ईसोफेगस, फिर आपका स्टमक आता है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इस तरह का पूरा आपका सिस्टम आपको सामने जो डायग्राम में दिख रहा है, ये पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन जो दो प्रक्रियाएं होती हैं वो दो होती हैं, एक है एनाबॉलिज्म और एक है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों को मिला के बॉडी का मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। मेटाबॉलिज्म वर्ड सभी लोग सुनते हैं जब हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, डाइट की बात करते हैं। तो जब भी आपके फूड हैबिट्स की बात आएगी, मेटाबॉलिज्म कहा जाता है कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा है या बेकार है। दोनों ही चीजें किसी एक प्रोसेस पे डिपेंडेंट नहीं है। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों ही आपके अच्छे होने चाहिए, तभी पूरा ओवरऑल मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। एनाबॉलिज्म बेसिकली क्या है, जो रॉ मटेरियल आप इनटेक कर रहे हो। अभी देखो पीछे हम लोग सेल पढ़ चुके हैं, टिश्यूज पढ़ चुके हैं, कहीं पे भी सेल और टिश्यू में हमने ये नहीं देखा कि जो रोटी हमने खाई वो सेल तक रोटी का जो न्यूट्रिशन है वो किस फॉर्म में पहुंच रहा है, केमिकल्स के फॉर्म में। तो इट मींस जो रॉ मटेरियल हम इनटेक कर रहे हैं और जो हमारी बॉडी की फंक्शनल यूनिट है, उसके लिए जो एसेंशियल कंपोनेंट है उन दोनों में कुछ डिफरेंस है। तो इस एसेंशियल कंपोनेंट और जो रॉ मटेरियल को हम इनटेक कर रहे हैं, उन दोनों के बीच का जो गैप है वो कौन प्रोसेस फिल करेगा, एनाबॉलिज्म फिल करेगा। रॉ मटेरियल जो हमने इनटेक किया है, चाहे वो पानी है या कोई भी फूड है या कोई मेडिसिन ही अगर आप ले लें डिजीज के समय पर, तो वो मेडिसिन आपकी बॉडी में एसेंशियल कंपोनेंट्स में टूटेगी, तब जाके वो सेल्स को मिलेगी और तब जाके वो धीरे धीरे पूरी बॉडी में काम करना स्टार्ट करेगी। अब ये जो रॉ मटेरियल की ब्रेकिंग है, इसको एनाबॉलिज्म हम कहेंगे। इससे जो सिंथेसिस हो रहा है एसेंशियल कंपोनेंट्स का। और कैटाबॉलिज्म क्या है, पर्टिकुलर जो आपका, जैसे आपने खाना खाया उसको चबा के आपने बॉडी के अंदर ले लिया, बट बॉडी के अंदर जाने के बाद उसका डीकम्पोजिशन होने से जो आपको एनर्जी मिल रही है, दैट इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। यानी कि उस रॉ मटेरियल का छोटे पार्ट्स में टूटना, उससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलना, प्लस उस एनर्जी से आपके शरीर में जो एसेंशियल कंपोनेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो बॉडी की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट हैं, सेल्स के लिए नीडेड हैं, उनका बनना। दोनों ही चीजें आपके शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है। सपोज कीजिए क्या हो, अगर आप खाना खा लें, आपके शरीर से खाना वैसा का वैसा ही बाहर निकल जाए, आपको लगेगा पेट साफ हो रहा है, बट व्हाट अबाउट अगर आपके बॉडी में उस खाने के न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हुए, तो आपको उस खाने की एनर्जी नहीं मिल पाएगी। तो कैटाबॉलिज्म, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, कैटाबॉलिज्म यानी कि काटने जैसा, इसमें एक वर्ड है, कटिंग जैसा वर्ड है। तो यहाँ पे आपका कैटाबॉलिज्म प्रोसेस में क्या होगा, डीकम्पोजिशन होगा सब्सटेंसेस का, और वो सब्सटेंसेस डीकम्पोज होके एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे। और जितने भी फंक्शंस नीडेड हैं सेल के लिए, ये सेल जितने भी फंक्शन कर रही है उनके लिए जो एनर्जी सेल को चाहिए, वो एनर्जी आपको मिलेगी इन सब्सटेंसेस के डीकम्पोजिशन से। और रॉ मटेरियल से जो सिंथेसिस हो रहा है इन एसेंशियल कंपोनेंट्स का, वो एनाबॉलिज्म है। यानी कि दोनों ही प्रक्रियाएं एक साथ चलेंगी। जो रॉ मटेरियल आपने लिया, पहले वो एसेंशियल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट होगा, उसके बाद वो एसेंशियल कंपोनेंट फर्दर डीकम्पोज होके आपके शरीर को एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, और सेल्यूलर लेवल पर आपकी बॉडी के सेल फंक्शन करेंगे, न्यूरॉन्स फंक्शन करेंगे, तब जाके आप उन चीजों को फिजिकल बॉडी में रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। बिकॉज ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने खाना खाया और तुरंत ही आपके शरीर को एनर्जी मिल गई। इट टेक्स टाइम, पहले वो खाना एनाबॉलिज्म प्रोसेस में जाएगा,
उसके बाद वो कैटाबॉलिज्म प्रोसेस में जाएगा, तब जाके आपके पूरे शरीर को उस खाने का न्यूट्रिएंट और खाने की एनर्जी मिलेगी। तो पर्टिकुलर आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें एक टर्म आती है जीआई ट्रैक, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक। गैस्ट्रो वर्ड यूज होता है आपका एब्डोमेन से संबंधित जितने भी पार्ट्स हैं उनके लिए, और इंटेस्टाइन यानी कि आपकी जो आते हैं इनके, इनका जो इंग्लिश नाम है वो इंटेस्टाइन है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक यानी कि एब्डोमेन और इंटेस्टाइन तक जाने वाला जो पूरा रास्ता है, उस पूरे रास्ते को जीआई ट्रैक कहा जाता है। तो इस जीआई ट्रैक में कुछ ऑर्गन बॉडी के ऐसे हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते हैं, और कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। अगर हम ओवरऑल ऊपर से देखना स्टार्ट करें तो माउथ से ही यानी कि मुंह से ही आपका फंक्शन स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन का, जिसमें आप खाने को सबसे पहले ओरल कैविटी में टीथ और टंग के थ्रू मैकेनिकल प्रोसेसिंग करते हैं। खाने में आपका मिक्सिंग होती है, सलाइवरी सिक्रेशन होता है, सलाइवा सिक्रेट होके खाने में धीरे धीरे मिक्स होता है। उसके बाद ये खाना सलाइवरी ग्लैंड तक मतलब सलाइवरी ग्लैंड से ये खाना जो है इसमें कुछ एंजाइम्स मिक्स होते हैं जो खाने को डिवाइड करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद ये खाना पीछे होते हुए फेरिंग्स में आता है। फेरिंग्स से होते हुए ईसोफेगस में जो आपका फूड पाइप है, फूड पाइप में ये खाना आता है। फूड पाइप का बेसिकली काम क्या है, जितना भी खाना ऊपर फेरिंग्स तक आया है उस पूरे खाने को नीचे एब्डोमेन तक ट्रांसपोर्ट करने का मेन काम ईसोफेगस का होता है। फेरिंग्स क्या करेगा, एक तरह की मस्कुलर वॉल होती है, यहाँ पर मस्कुलर पाइप है, पूरा मसल्स का बना हुआ होता है, और ये जितने भी मटेरियल मुंह से आ रहा है उसको जीआई ट्रैक के ईसोफेगस तक पहुंचाने का काम करेगा। यहाँ पर एक छोटा सा एपिग्लोटस नाम का आपको मस्कुलर टिश्यू देखने के लिए मिलता है, जो कि आपके फूड पाइप और जो आपका एयर पाइप है उन दोनों को सेग्रीगेट करता है, सेपरेट करता है। आगे एक वीडियो में एक एनिमेशन के थ्रू मैं आप लोगों को दिखाऊंगी तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी, जिसकी वजह से कहा जाता है कि खाना खाते हुए आपको बात नहीं करनी चाहिए। बिकॉज क्या होता है, ये जो आप देख पा रहे होंगे अगर इस डायग्राम में, ये एक छोटा सा मस्कुलर टिश्यू, ये ओपन एंड क्लोज होता है। जिस वक्त पे आप इनहेल कर रहे हैं, आपका नाक से जो भी इनहेल आएगा वो इस तरह से क्रॉस करते हुए इसके आगे की तरफ आपका फूड पाइप के आगे की तरफ आपका एयर पाइप होता है। तो जो श्वास है, जो ऑक्सीजन है, जो ब्रीदिंग है, वो इसको क्रॉस करते हुए यहाँ पर आती है। जिस वक्त आप इनहेल कर रहे हैं, आपको बात अगर करनी है, बोलते हुए आपको इनहेल करने की जरूरत पड़ती है, बिना श्वास लिए आप बोल नहीं सकते। और जब भी आप श्वास लेंगे तो ये एयर पाइप आपका ओपन रहेगा। एयर पाइप ओपन रहेगा तो ये जो एपिग्लोटस है ये इस फूड पाइप को कवर कर देता है। एपिग्लोटस पूरा उठ के इस फूड पाइप के ऊपर आ जाता है। तो अगर आप बात कर रहे हैं, आप मुंह में खाना चबा रहे हैं, साथ साथ बात कर रहे हैं, तो आपकी श्वास खुली हुई है। श्वास खुली हुई है तो आपका एयर पाइप भी खुला है। एयर पाइप खुला है और खाने वाला पाइप बंद है। तो जैसे ही आप खाने को अंदर गटकेंगे, वो खाना आपका फूड पाइप में न जाते हुए आगे श्वास नली में चला जाएगा, जिसकी वजह से आपको धसका आता है। और धसका आते ही वो खाना ऊपर की तरफ बैक मारता है, क्योंकि फूड पाइप का खाना अगर आपका श्वास नली में चला जाए, गले में, जो हम बोलते हैं कि गले में खाना अटक गया है या कुछ अटक गया है गले में, वो एक्चुअल में अटकता कहाँ पे है, जो इस फूड पाइप के आगे आपकी श्वास नली है वहां पर अटकता है, जिसकी वजह से आपको खांसी आती है। बॉडी का एक इंटरनल सिस्टम है खांसने का, जिसके मदद से वो खाने को वापस पुश बैक करता है। और जैसे ही आप खांसते हैं उसके बाद ये एपिग्लोटस खुलता है और ये एपिग्लोटस से खाना होते हुए फिर फूड पाइप में आ जाता है। तो इस तरह से आपका जो फंक्शन है एपिग्लोटस का, वो क्या है, फूड पाइप और एयर पाइप के फंक्शन को सेग्रीगेट करना और उनके फंक्शन को प्रॉपर उसी टाइम पे बनाए रखना जिस टाइम पे वो नीडेड है। इसलिए कहा जाता है कि खाना खाते हुए आपको बात नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ये फिजियोलॉजी पता है तो आप उस चीज को और लोगों को भी समझा सकते हैं। इसके बाद आपका खाना फेरिंग्स के बाद होते हुए ईसोफेगस तक आता है। ईसोफेगस जो आपका फूड पाइप है, इसका मेन काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल द मटेरियल्स टूवर्ड्स द स्टमक। पेट तक खाना पहुंचाने का काम ईसोफेगस का होता है। अब खाना आपका पेट तक आ चुका है, ये जो आप एक बबल जैसा स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये वाला, ये आपका स्टमक का एरिया है, ठीक है। अब स्टमक का मेन काम क्या है, जितने भी मटेरियल आपने फूड पाइप के थ्रू एब्डोमेन तक पहुंचाए हैं, उनका केमिकल ब्रेकडाउन एंजाइम्स के थ्रू करना इस स्टमक का काम है।
पर्टिकुलर जब हम स्टमक की बात कर रहे थे, जितना भी फूड आपने इंटेक किया है केमिकली उसको ब्रेक डाउन करना, यानी कि जो रोटी आपने खाई है, जो चावल आपने खाया है, उसमें से कार्बोहाइड्रेट जो केमिकल है उसको सेग्रीगेट करना एंजाइम्स के थ्रू। मैकेनिकल प्रोसेसिंग तो उसके मुंह से ही स्टार्ट हो गई है। उस मैकेनिकल प्रोसेसिंग के बाद मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन का काम आपका यहाँ पे पेट वाले एरिया में यानी कि एब्डोमेन में होता है। एब्डोमेन जो है ये कुछ इस तरह का आपको बबल शेप जैसा दिखेगा और अंदर से पूरा खाली होता है। इसके अंदर केवल और केवल फूड इनबिल्ट रहता है, जिसकी वजह से हम इसको कैविटी भी कहते हैं। शरीर में जो कैविटीज हैं उनमें एक सबसे बड़ी कैविटी होती है आपकी स्टमक की, ये सबसे लार्ज कैविटी होती है शरीर की। बहुत बड़ा एरिया होता है जिसमें कि ऊपर से आपका खाना आ रहा है और यहाँ पे खाने का केमिकल ब्रेकडाउन होगा, इसमें एंजाइम्स की मिक्सिंग हुई, साथ ही साथ मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्शन का काम यहाँ पर खाने का स्टार्ट हो जाएगा। मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्शन से मतलब ये है कि मैकेनिकली उसको फिजिकल रूप से खाने को अप एंड डाउन प्रेस किया जाएगा, बिकॉज स्टमक की एक्टिविटी जिस तरह से हार्ट आपका अप डाउन होता है उसी तरह से स्टमक भी आपका, स्टमक की मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होती है। तो खाने को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, एक्सपेंड किया जाता है, जितने उसमें से एब्जॉर्ब करे जा सकते हैं न्यूट्रिएंट्स वो यहीं पे प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद एब्डोमेन से होते हुए खाना आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। बट जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना एंटर करता है, ये जो स्टमक के ऊपर आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना लीवर का, ये जो बड़ा सा एरिया दिख रहा है, ये लीवर वाला जो पोर्शन है इसके दो लोब्स होते हैं। एक इसका राइट लोब होता है, एक लेफ्ट लोब होता है, ठीक है। राइट लोब और लेफ्ट लोब बिल्कुल हार्ट के जस्ट नीचे आपको ये प्लेस मिलेगा। लीवर जो है, लीवर का काम क्या है, ये बाइल को सिक्रेट करेगा। बाइल आपने अगर नाम सुना हो, जो डाइजेशन ऑफ लिपिड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके शरीर में जितना भी लिपिड्स का डाइजेशन है वो इस बाइल के थ्रू ही होता है। जितना आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स स्टोर होते हैं वो भी इसी में स्टोर होते हैं। और एक तरह से आप कह सकते हैं आपके शरीर का जो वाइटल फंक्शन है, डाइजेशन का जो मेन काम है, बाइल का जो मेन प्रोडक्शन है वो लीवर में ही होता है। अब लीवर क्या करता है, बाइल का प्रोडक्शन करता है और लीवर के जस्ट नीचे और एब्डोमेन के जस्ट ऊपर एक छोटा सा एरिया आपको दिखेगा गॉल ब्लैडर का। ये गॉल ब्लैडर क्या काम करेगा, लीवर ने जो बाइल प्रोड्यूस किया है उस बाइल को स्टोर करने का काम करता है गॉल ब्लैडर। तो लीवर और गॉल ब्लैडर दोनों ही बाइल से जुड़े हुए हैं। बाइल जो आपका जूसेस होते हैं जो इंटेस्टाइन में आके खाने के साथ मिक्स होना स्टार्ट करते हैं। तो पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर डायरेक्टली आपके जीआई ट्रैक का हिस्सा नहीं है, लेकिन फूड इनसे होकर नहीं जाता है, बट जो यहाँ पर आपके जूसेस बन रहे हैं वो फूड में आगे मिक्स होते हैं। इसके साथ ही एब्डोमेन के थोड़ा सा नीचे और स्मॉल इंटेस्टाइन के थोड़ा सा ऊपर आपका पेनक्रियाज नाम का एक ऑर्गन होता है। पेनक्रियाज बेसिकली एक एक्सोक्राइन सेल है और ये जितने डाइजेस्टिव एंजाइम हैं उन एंजाइम्स को सिक्रेट करती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में उनको छोड़ देती है, जहां पर स्टमक से होते हुए खाना आपका आएगा। एक एंडोक्राइन सेल की तरह भी ये पेनक्रियास काम करता है। और एंडोक्राइन सेल की तरह कैसे काम करता है, ये कुछ हार्मोन्स को भी सिक्रेट करता है जो आपकी बॉडी में बहुत सारे बैलेंस बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। तो यहाँ पे तीन ऑर्गन आपके ऐसे हो गए, एक लीवर, एक गॉल ब्लैडर और एक पैनक्रियाज, जो डायरेक्टली इस ट्रैक का हिस्सा नहीं है बट डाइजेशन ऑफ फूड में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद आपका खाना एब्डोमेन से होते हुए जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन ये जो अंदर वाला आपको छोटे छोटे गुच्छे दिख रहे हैं ना, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा खाना लार्ज इंटेस्ट ये स्टमक से होते हुए, तो यहाँ पर जो बाइल है वो भी मिक्स होगा, जो पेनक्रियाज से जूसेस बन रहे हैं वो भी यहाँ पर मिक्स होंगे और स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी एंजाइमेटिक डाइजेशन होगा। खाने में जितना भी पानी है वो यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और विटामिन और आयंस का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होने लगेगा। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए खाना आपका यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रेवल करेगा। लार्ज इंटेस्टाइन में पहले अपवर्ड ट्रेवल करेगा, फिर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, उसके बाद नीचे आते हुए आपका एनस से खाना बाहर की तरफ, गुदा मार्ग से जो वेस्टेज है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। अब यहाँ तक एब्डोमेन तक आपका खाना जो है वो लिक्विडिफाई होता रहता है, यानी कि उसमें लिक्विड जितना होता है मिक्स होता रहता है, सलाइवा मिक्स होगा, म्यूकस मिक्स होगा। लेकिन जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होने लगती है और लार्ज इंटेस्टाइन में खाना पहुंचता है, तो यहाँ पर खाने का डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो जाता है, कॉम्पैक्शन स्टार्ट हो जाता है।
जो वाटर है वो रीएब्जॉर्ब होने लगता है, और यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है जो कहीं शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, जिसका कोई काम नहीं है, उसका एलिमिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जैसे जैसे खाना लार्ज इंटेस्टाइन में ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में आते आते कौन कौन सी तीन प्रक्रियाएं होती हैं? एक तो डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन का मतलब है पानी यहाँ से सोख लिया जाएगा। कॉम्पैक्शन ऑफ इनडाइजेस्टिबल मटेरियल, यानी कि जो इनडाइजेस्टेड मटेरियल है जिसको और ज्यादा डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता है, उसको कॉम्पैक्ट किया जाना स्टार्ट हो जाएगा, उसको सॉलिडिफाई किया जाना स्टार्ट हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करते ही। और यहाँ से उसको एलिमिनेशन के लिए धीरे धीरे लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए गुदा मार्ग से फिर उसको बाहर की तरफ छोड़ दिया जाता है। इस तरह से आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है। तो जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, कौन कौन सी दो चीजें हैं आपकी? एक एलिमेंट्री ट्रैक जिसको हमने जीआई ट्रैक का है, पीछे वाले डायग्राम से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको एक बार रिवाइज हो जाएंगी। सभी को ध्यान से उस डायग्राम को दिमाग में रखते हुए चलेंगे और समझते रहेंगे एक एक चीज को। क्या बात करी थी हमने कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सी चीज होती है? एक होती है आपकी एलिमेंट्री ट्रैक जिसको हम जीआई ट्रैक बोलते हैं, और कुछ होती हैं आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, यानी कि कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्गन्स उसके साथ अटैच्ड हैं जो खाना उनमें से होकर नहीं जा रहा है, लेकिन वहां से निकलने वाले जो जूसेस हैं वो खाने के साथ मिक्स होके खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। तो एलिमेंट्री ट्रैक जो है, जिसको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक भी बोलते हैं, दिस इज बेसिकली अ सीरीज ऑफ हॉलो ऑर्गन्स, खाली ऑर्गन्स की, यानी जो अंदर से हॉलो है बिल्कुल, ऐसे ऑर्गन्स की एक सीरीज है जो एक लाइन में ट्विस्टेड ट्यूब के रूप में अटैच्ड रहते हैं, मुंह से लेकर गुदा मार्ग तक, माउथ से लेके एनस तक। और वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? सबसे पहले आपका माउथ है, ये भी एक ओरल कैविटी है। ईसोफेगस है जो फूड पाइप है। स्टमक है, स्टमक के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, सॉरी स्टमक के बाद आपका पहले स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद रेक्टम और एनस। ये आपके 5 और 2 7, 7 ऑर्गन आपके एलिमेंट्री ट्रैक का हिस्सा होते हैं। और डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी होती है? सबसे पहले माउथ में आती है आपकी सलाइवरी ग्लैंड, जो कि सलाइवा को मिक्स करती है, खाना खाने को लिक्विडी मतलब स्टिकी मटेरियल में कन्वर्ट करती है, जो मुंह में ही आपकी जीभ के नीचे से निकलती है और जीभ को सलाइवा से युक्त करके खाने को उसमें लिक्विडिफाई करने में हेल्पफुल होती है। पेनक्रियाज, लिवर और इंटेस्टिनल ग्लैंड जितने आपके हैं, जैसे अभी हमने लीवर का फंक्शन देखा, लीवर के साथ गॉल ब्लैडर अटैच्ड है, पेनक्रियाज है जो एंजाइम्स को मिक्स कर रहा है, लिवर है जो बाइल डक्ट को बाइल लिक्विड को प्रोड्यूस कर रहा है। इंटेस्टिनल ग्लैंड्स में आपके और एंडोक्राइन ग्लैंड्स आ जाते हैं जो कि डाइजेशन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस तरह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा जो ट्रैक है उसमें 6 प्रक्रियाएं होती हैं, 6 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला होता है इंजेशन। इंजेशन यानी कि जैसे इंजेक्शन जिसको हम बोलते हैं, जब हम इंजेक्शन लगवाते हैं तो कोई एक एक्सटर्नल मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर जाता है, वो प्रोसेस इंजेशन ही कहलाता है। और इंजेशन का मतलब है जब कोई मटेरियल मुंह से हमारे शरीर में एंटर करता है तो उसको हम इंजेशन कहते हैं। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस होती है मैकेनिकल प्रोसेसिंग, यानी कि क्रशिंग एंड शेयरिंग। जो आपने खाना खाया है उसको क्रश और शेयर करके छोटे छोटे टुकड़ों में हम एक मटेरियल ऐसा बना देते हैं मुंह में ही, जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक से इजीली मूव कर सके। उसके बाद डाइजेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, जिसमें कि केमिकल ब्रेकडाउन होता है इस फूड का छोटे छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड आगे एब्जॉर्ब कर सके, आगे जो उनसे एनर्जी है वो एब्जॉर्प्शन तक पहुंच सके, एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस तक पहुंच सके, इतने छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड में केमिकल ब्रेकडाउन इस रॉ मटेरियल का हो जाता है। इस डाइजेशन के केमिकल ब्रेकडाउन के साथ ही सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है कुछ मटेरियल्स का बॉडी में, जैसे कि वाटर एसिड्स, बफर एंजाइम, एपिथेलियम जो आपका सॉल्ट है, इन सब का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है जीआई ट्रैक में। जैसे कि अभी हमने बोला ना, लीवर से जो बाइल प्रोड्यूस होगा, बाइल लिक्विड जो प्रोड्यूस होगा, बाइल जूस जो प्रोड्यूस होगा, वो गॉल ब्लैडर में इकट्ठा रहेगा, और जैसे ही खाना एब्डोमेन तक आएगा, वो एब्डोमेन के एंडिंग में आपका जो गॉल ब्लैडर है वहां से बाइल रिलीज होके खाने में मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन जो कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा हो रहा है, जहाँ पे आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर, ये सभी आपके
जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है वहां से रीएब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर लिया जाता है, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कंप्लीटली हो जाता है, वो जो वेस्टेज है वो पूरा सॉलिडिफाई हो जाता है, और आखिरी प्रक्रिया बचती है एक्सक्रीशन की, जिसमें कि वेस्ट प्रोडक्ट पूरी तरह से आपकी बॉडी से रिमूव हो जाता है। इस एक्सक्रीशन में एनस रीजन से स्टूल का एक्सक्रीशन, और साथ ही साथ यूरिनरी सिस्टम से यूरिनरी ब्लैडर में जो आपका यूरिन इकट्ठा हुआ है उसका एक्सक्रीशन दोनों ही आ जाता है। तो इस तरह से पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इसके बाद हम एक एक करके देखेंगे कि पर्टिकुलर आपकी जितने भी ऑर्गन्स हमने देखे हैं, हर एक ऑर्गन का डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या फंक्शन है, किस किस तरह से वो डीप में काम कर रहा है, क्या क्या उसके मेन काम है। जैसे ओरल कैविटी में देखें तो खाली ओरल कैविटी का काम चबाना नहीं है, इसमें सबसे पहले सेंसरी एनालिसिस होता है, यानी कि सेंस करती है कि कुछ मुंह में गया है, कौन कौन से सेंसेस एक्टिवेट होते हैं। उसके बाद मैकेनिकल प्रोसेसिंग के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स पार्ट करते हैं, जैसे पार्ट लेते हैं, जैसे टीथ हो गई, टंग हो गई, पैलेटल सरफेस हो गई। ल्यूब्रिकेशन होता है जिसमें कि सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रेशन होकर मिक्सिंग होती है, और उसके बाद जाके कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स का डाइजेशन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीजें एक एक करके हम डीप में देखेंगे कि किस तरह से काम कर रही हैं। अभी तक के प्रोसेस में किसी को कोई डाउट है तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं।